मैंने अपनी माँ को देखा बचपन में 3 वर्ष तक, मतलब कहते हुए भी बड़ी हमें, क्योंकि पूर्व के लोग हैं हम, कहते हुए भी बड़ी ऐसा लज्जा सी आती है। वो ये बोलता है कि माँ के स्तन को चूसते हुए मुझे जो मेरी अंदर की सेक्सुअल भूख है वो शांत हो रही है मुंह से, मैं जब माँ के स्तन चूसता हूँ। और माँ इस अवस्था में है, जो उसकी कामुक भूख है वो उसके चुसाने से जब वो शांत हो रही है। मीन्स कि जो लिबिडो जो होता है ना, जो उसको कहेंगे, जैसे पेट की भूख है ऐसे ही एक काम की भी भूख है, तो वो उसके ऊपर उन लोगों ने काम किया, बहुत काम किया। मामले में उनके लोग सोचो, हाँ, लोगों की सोच थोड़ी हाँ, निम्न स्तर की रही। हाँ, वो असल में ना उसने डॉक्टर साहब ये माहौल के हिसाब से सोचा और ये देखा उन्होंने जो प्राकृतिक रूप से है। 3 शब्द हैं सर। प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसाद जी, हम ना अपने जो हमारे हिंदुओं के साधु संत हैं उनकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको ना साथ साथ ये जो वेस्टर्न जो चिंतक है ना, वो भी याद आ जाते हैं बीच में। ये उनकी भी आप चर्चा बहुत करते हो। हाँ, आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं किस दिन बाद में करेंगे, वो दिन आ गया आज ना आप फ्रायड की बात कर ही लो। सचमुच मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप इनका क्यों नहीं फायदा उठाते, उनको इतनी नॉलेज है और हमारे लोगों को उनके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो फ्रायड मैं ये सोच रहा था कि पंजाबी कहते हैं उसे चानन पाओ जी। असल में फ्रायड, हाँ, वैसे तो वेस्टर्न फिलोसफी, चलो आज फ्रायड, क्योंकि उस दिन तैत्तिरीय उपनिषद में ध्यान की बात जब आई थी, चर्चा करो। हाँ जी, मैं मतलब आपकी बात में टांग नहीं अड़ाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, जो दर्शक है ना उनकी इच्छा का फिर ध्यान रखना पड़ता है। वो वाकई मतलब फ्रायड जो है, वैसे तो 3 लोग ऐसे हुए हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने सोचने का ढंग बदल दिया, मतलब मनुष्य जाति का। एक मार्क्स का नाम आता है, जिसने अर्थशास्त्र और इतिहास के प्रति जो दृष्टि, जो पारंपरिक दृष्टि थी, उससे कुछ अलग बातें कही हैं। मार्क्सवाद को जन्म दे दिया। हाँ जी। और एक थे डार्विन, जिन्होंने बायोलॉजिकली जो हमारी सृष्टि का सिद्धांत था उसको एक अलग दृष्टि दी, उसने विकासवाद दे दिया। और तीसरे हैं बुजुर्ग हमारे बंदर होते थे, ये वो डार्विन। हाँ जी। और तीसरे हैं फ्रायड। तीनों ही नास्तिक कह सकते हैं हम तीनों को ही। फ्रायड ने जो, क्योंकि ना फ्रायड अल्टीमेट मूल रूप से वो डॉक्टर थे और मन के डॉक्टर थे। ब्रेन के, हाँ जी। और उन्होंने उसकी स्टडी कर, क्या इसका मन के डॉक्टर? मन के मतलब जैसे अपने साइकिक नहीं होते, जो ये डॉक्टर बैठे हैं साइकिक, पीएचडी करते नहीं, साइकिक जो हाँ, ये जो मन ब्रेन की और इसकी न्यूरोलॉजिस्ट, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट थे वो भी। अच्छा, हाँ, न्यूरोजिस्ट कह सकते हैं। मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, न्यूरोसिस्ट जो उसके डॉक्टर थे। तो जो वो पेशेंट को देखते थे, उसके यहाँ आते थे, तो उनकी स्टडी किया करते थे वो। तो धीरे धीरे उनको लगा जो मनुष्य का जो मन है, क्योंकि उसके पास ऐसे पेशेंट आए उन दिनों में जिनको चक्कर आ जाते थे, गिर जाते थे, जैसे हिस्टीरिया नहीं होती हमारे यहाँ, मिर्गी होती है, मिर्गी की। ये असल में ये जन्मे तो ऑस्ट्रिया थे, वियना जिसकी राजधानी है, और मूलतः ये यहूदी थे। आपको पता ही है, ये यहूदियों का हमेशा से ही बेचारों का मतलब, ये सेमेटिक धर्म में ऐसा ही है, तीनों धर्म, दोनों ईसाई भी और मुस्लिम भी यहूदियों को देखकर खुश है ही नहीं है। तो लड़ाइयाँ हुई हैं बीच में, हिटलरिज और ये नाजी, ये सब कुछ। वहाँ भी नाजियों की जब चली तो इसको इजाज़त मिल गई थी, इंग्लैंड में आ गए थे बाद में, बहुत बाद में की बात है। तो इन्होंने जो भी पेशेंट आता था तो इन्होंने उसकी स्टडी लिखनी और उसने क्या क्या किया उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेपर लिख देना, और फिर वो बाद में छपते रहे। ये इनका जब वो छपे, लोगों को पता चला कि ये तो कुछ अलग दृष्टि रखता है। ये कहता है
इसका मेन जो मुद्दा था ये कहता था कि जो भी ये हिस्टीरिया है, मिर्गी है, ये जो दौरे हैं, या आपके पास जो दुख आ रहे हैं, आपकी जो डिस्टरबेंस है, वो सारी की सारी किसी बाहर की दी हुई नहीं है, वो आपके ही मन के कारण है। और मन में आपके बचपन में बहुत सी ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी और वो दब गई। तो दबी कहाँ, फिर वहां से फिर ये मन के बारे में लिखता है कि दबती कहाँ है ये। तो इन्होंने 3 हिस्से बना दिए मन के सर। एक है आईडी, ईड बोलते हैं इसको, हिंदी में ईदम भी बोलते हैं। और दूसरा है कि जो अहंकार होता है ना, जागृत अवस्था में मैं हूं, ये वो सब, इस को जिसको ईगो कहा है इंग्लिश में, इसी का नाम दिया हुआ है ईड, ईगो। और एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आदमी चाहता है कि ये सब होनी चाहिए, परंतु वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, वो कर पाता है कि नहीं पाता है। पर वो यूं सोचता है कि यदि इस तरीके से चलूं ना, मेरा जीवन अच्छा बन जाएगा। तो वो होती है सुपर ईगो। उसको इसने ये बोला है कि ये एक्चुअल में होती नहीं है, पर ये मार्गदर्शन करती है उसका। और यदि कोई व्यक्ति उस तरीके से जीने लगे तो उसको हम आइडियल सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है भाई, जैसे ऋषि मुनि है या कोई भी है। तो इट मीन्स क्या हुआ, सामान्य मनुष्य को जो इच्छा होती है वो यदि उसकी पूरी नहीं होती, वो सामान्य व्यक्ति ही है। और जो दुष्टता है और जो अच्छाई है, वो दोनों की दोनों इस बीच वाले ईगो वाले में आती है, बराबर है। हाँ, ईगो वाले में। और जो तीसरा स्तर है, जो तीसरी बात करी मन की, उसके अनुसार जो चलता है वो आदर्श है, समाज का रॉयल व्यक्ति। बुराई दब जाएंगी, बुराई वो अच्छाई उसका स्थान अच्छा ही स्थान लेंगी। तो ये जो दबती हैं चीजें, इनको उसने कहा है मन के जैसे ये 3 हिस्से करे ना, उसने मन के वैसे भी 3 हिस्से कर दिए। कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें एक हिस्सा है जो आप उस दिन बात कर रहे थे, अनकॉन्शियस माइंड, और एक हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, और एक हिस्सा है कॉन्शियस माइंड। तो ये जो अनकॉन्शियस है, अचेतन जिसको कहें, इसमें हमारे यदि हम अपनी पौर्वात्य दृष्टि से देखें, जैसा योग कितना कुछ दबा हुआ है, तो वो होता है। दूसरा हिस्सा है कॉन्शियस, वो हमें चलाता है, हम क्या कर रहे हैं सब कुछ उस कॉन्शियस से। एक होता है सब कॉन्शियस, उसमें ज़्यादा अंदर होता नहीं है, पर उसमें ये होती है चीज़ें। मान लो आप बैठे हैं सर, और आपको मेरे से कोई प्रश्न पूछना था, अभी आपके दिमाग में आया, निकल गया, और वो निकल गया। हाँ। और फिर से यदि आ गया ना, हाँ। वो सबकॉन्शियस की बात होती है सर, कि थोड़ी देर में कुछ भूल गए, फिर याद आ गए। ये सारे की सारी जो प्रक्रिया है भूलने की और वापस याद दिलाने की, ये सारे का सारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो हमारे सपने होते हैं सर, वो अवचेतन में, यानी कि अचेतन में जो हमारा हिस्सा है पैसिव जो पड़ा है अनकॉन्शियस, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी वो एक्टिव हो जाता है सोने में। वो फिर सोने में वो जो दिखाई देती हैं। तो उसका कहना ये था कि जो आपकी दमित वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो आप पूरा नहीं कर सके थे, और सर वो विवादित क्यों हुए, बड़ी मतलब उसने लॉजिकली बातें करी। उसका मतलब मेरे जैसा व्यक्ति मतलब उसको काट नहीं सकता, इतना लॉजिकली बात करता है वो। क्यों करता है वो? क्योंकि उसने नेचर की स्टडी की है कि आदमी का जो स्वभाव है, वो आदमी बड़ा होता है, उसकी कौन सी अवस्था आती है, बुढ़ापे तक उसके मन की बहुत गहरी स्टडी की है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट जूंग, और ये तो जो था वेटलर, उससे भी बड़ा फ्रायड, सिगमंड फ्रायड था। तो ये क्या बोलता है सर कि मैंने अपनी माँ को देखा बचपन में 3 वर्ष तक, मतलब कहते हुए भी बड़ी हमें, क्योंकि पूर्व के लोग हैं हम, कहते हुए भी बड़ी ऐसा लज्जा सी आती है। वो ये बोलता है कि माँ के स्तन को चूसते हुए मुझे जो मेरी अंदर की सेक्सुअल भूख है वो शांत हो रही है मुंह से, मैं जब माँ के स्तन चूसता हूँ। और माँ इस अवस्था में है, जो उसकी कामुक भूख है
वो उसके चुसाने से शांत जब वो शांत हो रही है, मीन्स कि जो लिबिडो जो होता है ना, जो 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 उसको कहेंगे, जैसे पेट की भूख है ऐसे ही एक काम की भी भूख है, तो वो उसके ऊपर उन लोगों ने काम किया, बहुत काम किया। इस मामले में उनकी लोग सोचो, लोगों की सोच थोड़ी निम्न स्तर की रही। हाँ, वो असल में ना उसने डॉक्टर साहब ये माहौल के हिसाब से सोचा और ये देखा उन्होंने जो प्राकृतिक रूप से है, 3 शब्द हैं सर, जहां तक मैं समझा हूं। एक होता है प्रकृति, नेचुरल होती है वो जो चीजें, जैसे पक्षी है, पशु है, वो सब जीते हैं, वो नेचुरल है, सब पेड़ बढ़ता है, नेचुरल है। एक होता है संस्कृति, एक होती है प्रकृति, एक होती है संस्कृति। संस्कृति हम मनुष्यों के पास है। मान लो ये पेड़ है, आपने इस पेड़ की काट छटा, ये बढ़ रहा है प्राकृतिक रूप से, आपने इसको सजाना है, काटेंगे, छंटेंगे और इसको बहुत सुंदर बना देंगे अपने आइडिया से, तो ये संस्कृति आपने उसके ऊपर संस्कृति फीड की है, वो हो गई संस्कृति। मैं यदि जी रहा हूँ, मैं बाल बढ़ जाएंगे, मेरे नाखून बढ़ जाएंगे, कपड़ा वपड़ा पहनता नहीं और मैं मज़े से जीता हूँ, जंगलवासी हूँ, इन्हीं की तरह रहता हूँ, वो प्राकृतिक रूप से रहता हूँ मैं। परंतु मैं शहर में आया, लोगों को देखा, उसी तरीके से मैंने जीना शुरू किया, ये मेरी कल्चर है, मैं हर रोज़ सेव करता हूँ, नहाता हूँ, सुंदर डिज़ाइन के कपड़े पहनता हूँ, ये दिस इज़ कल्चर। तो ये हो गई कल्चर। परंतु एक और है, वो है विकृति। हाँ, यदि जानवर जो नेचुरल रूप से चल रहा है, या हम भी नेचुरल रूप से चल रहे हैं या सुसंस्कृत रूप से चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर यदि लोभ, लालच और दूसरे जो विकार हैं वो हावी हो गए, हम मार्ग बदलकर दूसरे को काटना शुरू कर देंगे, दूसरे का हड़पना शुरू कर देंगे, जंगलों को काटना शुरू कर देंगे, प्रकृति का विनाश कर देंगे, संस्कृति को नहीं मानेंगे, तो ये हो, हम दूसरे के ऊपर सत्ता इस तरीके से चलाएंगे कि क्रूरता रखेंगे उसके अंदर, तो ये हो गई विकृति। तो उन लोगों ने सर प्रकृति के रूप में स्टडी की है, और हमारे जो योग दर्शनकार हैं, मान लो ये पतंजलि है, इन्होंने संस्कृति की बात की है। तो ये दोनों में भेद तो है, पर उनका जो सोचने का क्योंकि प्रकृति भी तो हाँ बिल्कुल जुड़ी है और लॉजिकली है सर, आर्टिफिशियल तो है नहीं। हाँ लॉजिकली है। उन्होंने जो स्तर बताए ना, जैसे बचपन है, बचपन के बाद फिर किशोरावस्था आती है, किशोरा के बाद फिर उसने 3-3, 4-4 साल के पेशेंट के स्टडी की और फिर वो सब चीज़ें लिखी, और फिर उनका जो मनोविश्लेषणवाद है, साइक्लो एनालिसिस नाम से एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो इतना प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने क्या किया सर, जब लिखी ना, तो ये लिखी हुई चीज़ें यूनिवर्सिटी में भी गई, और यूनिवर्सिटी के साहित्यिक लोगों ने देखा कि यार ये तो कहानियाँ जैसा लिख रहा है, तो उसको अपनी एक नज़रिया दे दिया। जैसे आपने कोई बुक लिखी और मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यदि फ्रायड की दृष्टि होगी ना, तो मैं उसको उस तरीके से एनालिसिस करूंगा, यदि मार्क्स की दृष्टि होगी तो मैं उस तरीके से। मुझे याद आ गया सर, एक बार जब हम एमफिल कर रहे थे, तो यहीं का एक भाई हमारा, मतलब एज से तो हमारे बड़ा था, पर हमारे ग्रुप का था, मार्क्सिस्ट लोगों का, वो थे तारा पांचाल, बहुत अच्छे कहानीकार थे, यहीं रहते थे। ये जो तारा पंचाल धर्मशाला है ना, यही कहीं आसपास उनका घर था, मैं गया भी था उन दिनों स्टेशन से उधर। तो एक दिन वो लाइब्रेरी में थे वो कुछ, तो मेरे एक मित्र थे राजवीर कैथल के, और एक ये सुभाष, वो आ गए और हम कैफ़े में चले गए। तो राजवीर ने कहा कि क्या कर रहे हो आजकल, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके, तो वो भी आ गए, बीड़ी खूब पीते थे वो, मार्क्सवादी। हम वो जो तारा पांचाल जी थे, मार्क्सवादी तो ये तीनों ही थे। तो वो कहने लगे इंट्रोडक्शन के बाद, क्या कर रहे हो, मैंने कहा उदय प्रकाश के ऊपर ना काम कर रहा हूँ। और उदय प्रकाश JNU के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पीली छतरी वाली कहानी से बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, और बहुत अवार्ड भी जीते अलग अलग उसके, और बड़े पढ़े जाते थे। आजकल वहाँ जर्मनी वगैरह में, इटली वगैरह में बेटे गए हुए हैं उनके, मिला हूँ मैं, यहाँ करनाल आए थे, तो उनकी कहानियों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तारा पांचाल जी ने, कैसी दृष्टि से देखते हो आप, कैसे है उनकी कहानियाँ? मैंने कहा कि मनोविज्ञान से भरी हुई है। तो वो तो उखड़ गए, क्योंकि वो मार्क्सिस्ट थे और वो जानते भी थे। ऐसे कैसे बोल सकते हो पराशर आप, बीड़ी फेंक दी ऐसे। मुझे ये बताओ कि क्या देखा आपने उसमें मनोविज्ञान का,
मतलब कि जितने भी मार्क्सिस्ट हैं ये मनोविज्ञान की चीजों को मानते ही नहीं, डिनाय करते हैं फ्रायड को। तब राजवीर ने कहा कि भाई साहब ऐसा क्यों चलते हो, इसकी बात तो सुन लो, वो एक अलग बात है कि उसकी भी एक दृष्टि है। सहमत तो नहीं हाँ हाँ। तो मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फ्रायड ने एक ऐसी दृष्टि दे दी कि चीजों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। मार्क्स ने एक ऐसी दृष्टि दे दी कि इस तरीके से देखो आप। तो साहित्य में भी जो साहित्य की, उपन्यासों की, कविताओं की और कहानियों की जो आलोचना है, उसका एक विभाग मनोविश्लेषणवाद बन गया सर। तो ये बड़ी देन है मतलब फ्रायड की, और इसके ऊपर बहुत पूरे डिपार्टमेंट, पूरी स्टडी चलती है सर। तो फ्रायड का काम बहुत है, पर हम लोग उसको पढ़ तो लें पर उसका निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि हमारे पास तो पतंजलि है, ऊपर वाली है। हाँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः अथ योगानुशासनम, जो पतंजलि ने लिखा है। पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। वो उससे भी बड़े मनोवैज्ञानिक के रूप में। मैं प्राची समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक थे ना, जी 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 जी, उनकी जिज्ञासा आपकी आज की बात सुन के, हाँ हाँ, तो आज संक्षिप्त हुई है, वैसे फ्रायड पे तो बहुत बातें हो सकती के है बारे में, लेकिन वो चर्चा होती रहेगी। हाँ जी हाँ जी, कई जगह उनका रेफरेंस आएगा। जी जी, आज का एपिसोड ये था। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार।